दोस्तों, आज का हमारा अध्याय है मानचित्र। पृथ्वी हमारा आवास क्लास 6 के चैप्टर 4 हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल ज्वाइन ज़रूर करना। मानचित्र मानचित्र आज के समय में हमारी बहुत सी ज़रूरतों को पूरा करता है। मानचित्र बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन इसका क्या उपयोग होता है आज हम देखेंगे NCERT फैक्ट क्लास 6 के। तो मानचित्र ग्लोब की अपेक्षा हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त करता है। तो पहले हम बात करते हैं मानचित्र के प्रकार। तो दोस्तों, मानचित्र के कितने प्रकार होते हैं? तो इसके हम बोलेंगे 3 प्रकार होते हैं। तो पहला होता है भौतिक। भौतिक मानचित्र वो होते हैं जिसमें प्रकृति से संबंधित पर्वत, पठार, मैदान, नदियां और महासागर, इन सभी के बारे में हमें अगर कोई जानकारी प्राप्त कराता है, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर, इन्हें हम कहते हैं भौतिक मानचित्र, या आप कह सकते उच्चावच। भौतिक या उच्चावच मानचित्र इन्हें कहते हैं। दूसरे मानचित्र की हम बात करते हैं, वो होता है दोस्तों राजनीतिक। राजनीतिक मानचित्रों में हमें राज्यों, विभिन्न से राज्यों की जानकारी, नगरों की जानकारी, भारत में बहुत सारे नगर हैं उनकी जानकारी, शहरों की जानकारी, गांवों की जानकारी और विश्व के विभिन्न देशों की जानकारी, उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले जो भी मानचित्र होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। तो पहला मानचित्र का प्रकार था भौतिक मानचित्र और दूसरा था राजनीतिक मानचित्र। तो तीसरा प्रकार की बात करते हैं हम दोस्तों। तीसरा प्रकार होता है थीमेटिक। थीमेटिक मानचित्र ना कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र हो गया, जो हमें एक क्षेत्र विशेष या एक अलग चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान देते हैं, जैसे वर्षा का मानचित्र हो गया, वन का मानचित्र हो गया, और उद्योगों के जो मानचित्र होते हैं ना, आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को हम देखते होंगे। तो ये 3 प्रकार के मानचित्र होते हैं, लेकिन मानचित्र पर ना दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण भी होता है। और मानचित्र के 3 घटक होते हैं, इनका हम आगे अभी जिक्र करेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, NCERT के फैक्ट हैं, अक्सर हर एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। तो वो 3 फैक्ट क्या होते हैं? पहला होता है दोस्तों दूरी। मानचित्र की दूरी बहुत ही मायने रखती है। आप दूरी अगर आपकी गलत है तो आपका मानचित्र गलत हो जाएगा। दिशा, अगर आप मानचित्र पे दिशा अंकित नहीं करते हो फिर भी आपका मानचित्र गलत हो जाएगा, क्योंकि बिना दिशा आप कहीं पे जा नहीं सकते। और तीसरा होता है प्रतीक। प्रतीक हमें बहुत सी जानकारियाँ देता है, जैसे सड़क का, मंदिर का, स्कूल का। तो प्रतीक भी एक प्रकार से मानचित्र में हमारी बहुत ही सहायता करता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं दूरी। सभी पे अलग अलग बात करेंगे। दूरी दूरी तो आपको पता है, किसी 2 क्षेत्रों के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसे दूरी कहते हैं। पूरे विश्व या उसके एक भाग का छोटा कर कागज या पन्ने पर दर्शाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब हम कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करें। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। तो इसके लिए एक पैमाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि हम बात करते हैं
कि कोई दूरी है 100 किलोमीटर की, तो हम कागज़ हमारे पास छोटा होता है तो हम 100 किलोमीटर तो दर्शा नहीं सकते क्योंकि कागज़ का साइज़ छोटा होता है। तो हम इसे मान लेते हैं 1 सेमी बराबर 10 किलोमीटर। तो हम 100 को क्या लिखेंगे, 10 सेमी। 1 सेमी बराबर 10 किलोमीटर, तो 10 सेमी बराबर 100 किलोमीटर। ये हम इस प्रकार इसका एक छोटा रूप ले लेते हैं जिससे हमारा पैमाना सही हो जाता है और हमारा मानचित्र भी सही हो जाता है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले जैसे महाद्वीप या देशों के कागज़ पर दिखाया जाता है तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हम बड़े महाद्वीप या देशों को दर्शाते हैं ना, जो चीज़ बड़ी होगी तो उसका हमें छोटा लिखना होगा। ये हर एग्ज़ाम में आता है, हमें छोटे पैमाने का यूज़ करना होगा। यानी बड़े महाद्वीप और देशों को कागज़ पर दिखाना है तो हमें छोटे पैमाने का उपयोग करना होगा। उदाहरण लेते हैं हम, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मानचित्र पर 5 सेमी बराबर 500 किलोमीटर, यानी हमने 5 सेमी बराबर 500 किलोमीटर को मान लिया। और 1 सेमी बराबर हम कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर हो गया। तो ये बड़े पैमाने को हमने छोटे में दर्शा दिया, यानी हमें छोटे पैमाने का यूज़ करना चाहिए बड़े महाद्वीप और देश के लिए। लेकिन इन्हें हम छोटे पैमाने वाला मानचित्र भी बोल सकते हैं, इन मानचित्रों को। लेकिन जब छोटे क्षेत्रफल वाले भाग, ये तो हमने बड़े की बात कर दी, अब हम बात करते हैं छोटे की। जैसे छोटे क्षेत्रफल, गांव हो गया हमारा शहर हो गया। शहर गांव छोटे ही हैं क्योंकि महाद्वीप की बात हो रही है यहाँ पे हो रही है देश की बात। देश के अंदर ये गांव और शहर आते हैं, तो ये एक छोटा रूप हो गया इनका। इनको ना कागज़ पर दिखाना है तो हमें बड़े पैमाने का उपयोग करना होगा। ये क्वेश्चन आता है कि गांव और शहर को दर्शाने के लिए आप किस पैमाने का उपयोग करेंगे, बड़े या छोटे का। तो गांव और शहर को दर्शाने के लिए बड़े पैमाने का, और बड़े जो महाद्वीप और देश हैं उनको दर्शाने के लिए हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। इसका भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि 500 मीटर को हमने, 500 मीटर की बात हो रही है यहाँ पे, 500 किलोमीटर की हुई थी, यहाँ पे मीटर की हो रही है। तो 500 मीटर को हमने 5 सेमी मान लिया। तो इस प्रकार हमने इसको बड़ा रूप दे दिया। तो ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखना कि छोटे शहर और गांव को दर्शाने के लिए बड़े पैमाने का, और बड़े महाद्वीप और देश को दर्शाने के लिए छोटे पैमाने का उपयोग किया जाता है। जैसे बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा हमें अधिक जानकारी देते हैं। तो ये जो मानचित्र होते हैं ना, ये हमें अधिक जानकारी देते हैं क्योंकि इसमें हम बड़े रूप में सभी अलग अलग चीज़ें बता सकते हैं। यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे कॉलेज है, यहाँ पे ये सड़क है। तो ये हमें अधिक जानकारी कौन देते हैं, छोटे बड़े पैमाने वाले मानचित्र जो छोटे होते हैं शहर और गांव वाले। दूरी की बात हमने दोस्तों कर ली। दूरी में इतना ही है, आपको आप में पैमाना आना चाहिए, पैमाना सही होना चाहिए। उसके बाद में हम दूसरी बात करते हैं दिशा की। दिशा बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मानचित्र पे एक दिशा नहीं लगाओगे तो मानचित्र गलत होगा। जैसे आपके पास ये मानचित्र है तो मानचित्र की दिशा हमेशा इस ओर आपको लगानी होगी। जैसे हमने इस तरफ लगाई है, यानी इसकी दिशा पूछेंगे तो आप कहेंगे दाहिनी ओर। दाहिनी की तरफ तीर वाला निशान बना होता है, इसे कहते हैं, इस दिशा को हम कौन सी दिशा कहते हैं, उत्तर दिशा। जो ये ऊपर की दिशा है ना, ऊपर तीर लगाना हमें उत्तर। ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। ये मानचित्र हो गया। इसकी 4 दिशाएं होती है, आपको पता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन इन 4 के अलावा और भी दिशा होती है, ये 4 दिशा। तो आप इसे कहेंगे उत्तर पूर्व दिशा, इसे कहेंगे दक्षिण पूर्व दिशा, और इसे कहेंगे दक्षिण पश्चिम दिशा, और इसे कहेंगे उत्तर पश्चिमी दिशा। तो ये इनकी 8 दिशा होती है। और
इन दिशाओं को हम दिखाते हैं और इन्हें प्रधान दिग बिंदु भी कहते हैं। जो ये दिशा हम बात कर रहे हैं इन्हें हम प्रधान दिग बिंदु भी कहते हैं इन दिशाओं को। और इस प्रकार फिर इसमें हम बात करते हैं कि इन बीच वाले दिशाओं की मदद से हम किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। अगर आपको अपने दोस्त का घर जाना और आप अपने यहाँ पे हो और उसने आपको बोला है कि मेरा घर उत्तर पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर है, यानी हम उत्तर पूर्व ये दिशा है तो यहाँ पे आपको 5 किलोमीटर इस दिशा में चलना होगा और उसका घर आ जाएगा। अगर उसने कहा दक्षिण की ओर है तो आपको यहाँ से दक्षिण की ओर जाना होगा। तो इसलिए मानचित्र में दिशा बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद में हम बात करते हैं दिक् सूचक। दिक् सूचक की सहायता से हम किसी भी दिशा का पता लगा सकते हैं। अगर कहीं पे आए दिक् सूचक, सूचक मतलब सूचना, दिक् मतलब दिशा की जो सूचना दे वो हो गया दिक् सूचक। 3 घटक की बात की थी हमने दोस्तों। पहली दूरी हमने पढ़ ली है, दूसरा हमने बात की दिशा, वो भी हमने पढ़ लिया है, और तीसरी हम पढ़ते हैं प्रतीक। अब प्रतीक क्या होता है? प्रतीक कोई भी संकेत होता है ना, उसे प्रतीक कहते हैं। जैसे आपको रेलवे स्टेशन दर्शाना है तो आप कुछ इस प्रकार दर्शा दोगे तो वो एक रेलवे स्टेशन का प्रतीक हो गया। आपको सड़क दर्शानी है तो पक्की सड़क को कुछ इस प्रकार दर्शाएंगे, ये सड़क होगी। कच्ची सड़क है तो आप उसको इस प्रकार दर्शाएंगे, ये सड़क होगी। अगर कोई नदी है तो ऐसा करके उसमें नीला रंग कर देना है, वो नदी होगी। तो ये होते हैं दिक् सूचक। कोई पेड़ है तो आपको पेड़ दर्शा देना है, और कोई घास या फसल है तो कुछ इस प्रकार हमें मानचित्र पे आप देखना, अपने पास जो भी मानचित्र है तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार होगा। अगर कहीं पे मंदिर है तो मंदिर को आप मानचित्र में कुछ इस प्रकार देख सकते हो दोस्तों। अगर कोई गिरजाघर है तो उस पे आप ये देख सकते हो, अपने जो भी मानचित्र है उस पे आप चेक करो कि मंदिर में ये निशान है, गिरजाघर में ये निशान है, और कोई छतरी है ना तो उस पे कुछ इस प्रकार का निशान होगा। ये इसके ज़रिए से हम देख सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस है ना, इसका ये भी संकेत होते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस है तो उसको पीओ लिख दिया उन्होंने। अगर कोई पोस्ट ऑफिस टेलीकॉम ऑफिस है ना तो उन्होंने कोई पीटीओ लिख दिया। अगर कोई पुलिस स्टेशन है ना तो पीएस लिख दिया। तो ये इनके संकेत होते हैं। और इन सभी जो चिन्ह हैं या संकेत को हम क्या कहते हैं? रूढ़ चिन्ह है। अगर क्वेश्चन आए रूढ़ चिन्ह किन्हें कहते हैं? दिशा, दूरी, प्रतीक, तो किन्हें कहते हैं? रूढ़ चिन्ह कहते हैं प्रतीक को। ये प्रतीक ही हैं सभी, ये चिन्ह है ना इन्हें प्रतीक ही कहते हैं, और ये जो भी निशान है इन्हें रूढ़ चिन्ह कहते हैं। और जो हमने प्रतीकों की बात की है ना तो ये पूरे विश्व में लागू है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और कहीं पे भी किसी भी देश का नक्शा देखोगे तो वहाँ पे अगर रेल लाइन को दर्शाया गया है वैसे ही इंडिया में दर्शाया गया है। वहाँ पे नदी है तो पानी से, तो वही हमारे इसके लिए जैसे इन्होंने कुछ रंग निर्धारित किए हैं देश अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। जैसे नीले रंग का निशान हमेशा जलाशयों के लिए होता है हर देश के मानचित्र में, भूरा रंग हमेशा पर्वतों के लिए, पीला रंग हमेशा पठारों के लिए, और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों रेखा चित्र की। रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र एक प्रकार कच्चा आरेख होता है, यानी बिना पैमाने की सहायता से खींचा गया जो भी रेखा चित्र होता है ना उसे रेखा चित्र कहते हैं। बिना पैमाना, जैसे मैंने एक अपने दोस्त के घर जाना है और मैंने एक ऐसे ही रफ कागज़ पे बना लिया कि वो 50 किलोमीटर रहता है, उसने मुझे दिशा बता दी। तो मैंने कहा 10 किलोमीटर इस तरफ, 10 इधर, 10 इधर, 10 इधर, 10 इधर, यहाँ पे उसका घर आ जाएगा। तो ये मैंने अपनी ओर से एक कच्चा चित्र बना लिया ना, उसे कहते हैं रेखा चित्र। उसके बाद में आता है खाका। खाका क्या होता है? खाका भी इसी की तरह होता है। एक छोटे
क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र। कोई भी एक छोटा क्षेत्र है, जैसे हमारा घर हो गया, छोटा सा है, और इसका हम एक नक्शा बना लेते हैं जिसमें हम उसमें कमरे वगैरह जो भी हमने बना रखा है तो उसका एक अच्छे से प्रदर्शन कर देना, वो एक खाका हो गया। उस समय हम बड़े लोग पैमाना वाला रेखा मानचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहते हैं, जिसमें हम कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र पर नहीं दिखाया जा सकता वो इसके अंदर एक रेखा पे दिखा सकते हैं। ये कच्चे मानचित्र होते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कमेंट करके बताना। क्वेश्चन सुनना। वृक्ष यानी पेड़ पौधे आप कौन से मानचित्र में दिखाएंगे? मानचित्र हमने बात की थी शुरू में, 3 होते हैं, भौतिक, थीमेटिक या राजनीतिक। तो वृक्ष होते हैं दोस्तों थीमेटिक मानचित्र में आप इन्हें दर्शाएंगे। तो थीमेटिक के अन्य उदाहरण आप वीडियो में बैक जाके देख सकते हो। और चैनल पे नए होना तो चैनल ज्वाइन ज़रूर करना। हम NCERT से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो इस चैनल में लेके आएंगे और सरकार की जो भी नई भर्तियाँ आ रही हैं उनके बारे में जानकारी लेके आएंगे। और चैनल ज्वाइन ज़रूर करना, वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कर देना और कमेंट करना। अब दूसरा क्वेश्चन, नीला रंग हम किसके लिए उपयोग करते हैं? अभी हमने बात की थी पीछे, नीला रंग हमेशा जलाशयों के लिए। तीसरा क्वेश्चन, दिक्सूचक क्या होता है? यानी दिशा की सूचना देना। दिक्सूचक हमने अभी बात की है मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। इसके लिए हम दिशा का पता लगा सकते हैं कि हमें किस दिशा की ओर जाना है, तो होगा दिक्सूचक। पैमाना, ये क्वेश्चन आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। पैमाना क्यों आवश्यक है? मानचित्र के लिए या फिर रेखा चित्र के लिए या फिर प्रतीकों के लिए? तो प्रतीकों की तो हमने अभी बात की थी, उसमें तो चिन्ह होते हैं, तो ये इसके लिए तो नहीं होगा। रेखा चित्र एक कच्चा चिट्ठा होता है, वो हम ऐसे बना सकते हैं जैसे आप बनाते हो एक प्रकार से रेखा चित्र, उसमें भी नहीं होगा। पर मानचित्र में हो गया। मानचित्र का अगर पैमाना नहीं है ना एक सही, इस दिशा में यहाँ पे होता है, तो मानचित्र गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा पैमाना हमेशा मानचित्र में उपयोगी होता है। ये था दोस्तों आज का लेसन, पृथ्वी हमारा आवास, जो था चौथा अध्याय। 1, 2 और तीसरा अध्याय देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे NCERT बुक नाम से एक फ़ोल्डर होगा, वहाँ से आप देख सकते हो और विभिन्न एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी भी देख सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।